अब होंग जो जूनो के सामने होयंग के साथ चली तो जाती है, लेकिन आगे जाकर दोनों दीवार के पीछे छुप जाते हैं और जूनो के जाने का वेट करने लगते हैं। तब होंगजो को ये ध्यान नहीं था कि उन्होंने अभी भी हाथ पकड़े हुए हैं, पर होयंग ये देखकर खुश हो रहा था। होंगजो उससे कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम अंकल की कंपनी में काम करते हो, और वो तो जस्ट हमारे ऑफिस के बगल में ही है। फिर वो कहने लगती है कि जो मेरा रबर बैंड तुम्हारे पास है ना, उससे अपने बाल बांध लेना। वो भी कहता है कि क्या इसी लड़के का नाम तुमने अजीब तरीके से सेव किया हुआ था? तो वो इस बारे में तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन ये कहती है कि तुम टाइम पे यहाँ आए तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, और क्या तुम ऐसा प्रिटेंड कर सकते हो कि जो ये सब कुछ हुआ तुम कुछ नहीं जानते? तो मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा ग्रेटफुल रहूंगी। फिर थैंक्स कहकर जाने लगती है, लेकिन जा ही नहीं पाती क्योंकि उन दोनों ने अभी भी हाथ पकड़े हुए थे। होयंग कहता है कि मैं इसके लिए भी ऐसा ही प्रिटेंड करूंगा जैसे कि ये भी नहीं हुआ हो। होंगजो इसके लिए भी उसे थैंक्स करती है और फिर गुड बाय करके चली जाती है। फिर जब वापस वो ऑफिस में जाती है तो देखती है कि बॉस कैबिन में नहीं थी, इसलिए चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। लेकिन बॉस तो उसके बगल में ही थी और कहने लगती है कि वॉशरूम में इतना टाइम लगता है क्योंकि वो वॉशरूम का बहाना बनाकर ये जूनो से मिलने गई थी। वो उसके और जूनो के बारे में जानती थी, और ये भी कि अभी वो उससे ही मिलने गई थी। तब वो कहने लगती है कि क्या अभी भी तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स है? लेकिन तुम्हारे ब्रेकअप को तो 3 साल हो गए हैं। तो वो कहती है कि मैं उसके पीछे नहीं गई थी। बॉस कहती है कि उसके जाते ही तुम भी गायब हो गई थी। तुम्हें क्या लगता है यहाँ किसी को नहीं पता? सबको पता है, तुम्हारी शक्ल देखकर कोई भी बता सकता है। तो होंगजो उनसे माफी मांगती है। तब वो कहती है कि तुम्हें अपने पर्सनल लाइफ के लिए ऐसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। फिर उसे जूनो के नोवेल की स्क्रिप्ट देकर जाने लगती है, लेकिन वो कहती है कि मैं इस पर काम नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि तुम ही तो कंपनी की 10वीं साल की एनिवर्सरी पर एक एनिमे मूवी प्रोड्यूस करना चाहती थी, तो अब क्या हुआ? वैसे भी तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर वहाँ सबसे कहती है कि तुमने देख लिया, रियल लाइफ में खूबसूरत प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती है, हम बस कहानी बनाते हैं। तो ऐसे प्यार से अच्छा तुम्हें अपने काम पर मेहनत करनी चाहिए। और खासकर उनका इशारा तो होंगजो की तरफ था कि ये सब छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो। अब उसे तो नॉवल की टेंशन थी, जबकि वहाँ होयंग उस मोमेंट को याद कर रहा था जब उसने और होंगजो ने हाथ पकड़े हुए थे। इतने में अंकल आते हैं तो वो उनसे जूनो के बारे में पूछने लगता है। वो कहता है कि तुम उस बदतमीज के बारे में क्यों पूछ रहे हो? उसका नाम जूनो है। अब ये सुनकर तो वो एकदम ही सरप्राइज हो जाता है। कहता है आपने अभी क्या नाम बताया? वो कहते हैं उसका नाम जूनो है, वो एक राइटर है और रिसेंटली उसकी बुक पब्लिश हुई है। जूनो का नाम सुनकर तो होयंग के हाथ से कॉफी नीचे गिर जाती है, क्योंकि यहाँ उसे पता चलता है कि होंगजो जिस राइटर की फैन थी और जिसकी बुक के लिए उसने उसके लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखा था, वो वही था, उसका पहला प्यार और एक्स बॉयफ्रेंड जूनो। इस बीच जूनो को दिखाया जाता है कि वो अपने दोस्त जो कि उसकी एजेंसी का मैनेजर था उसे बताता है कि मैंने अपनी नोवेल पीटर स्पैन को दे दी है, यानी कि होंगजो की कंपनी को। तो उसका दोस्त कहता है कि क्या तुम सच में उसकी मूवी बनाना चाहते हो? पर तुमने तो अभी तक अपना नोवेल पूरा भी नहीं किया है। फिर होंगजो के बारे में पूछने लगता है कि क्या तुम उससे मिले? कहीं उसने तुम्हें थप्पड़ तो नहीं मारा? क्योंकि तुम उसे अचानक ही छोड़कर चले गए थे, और तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में पूछने के लिए वो मुझसे कितनी बार मिलने आई थी, लेकिन मैंने उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि तुमने मुझे मना किया था। वो मुझे देखकर रोया करती थी, अगर मैं उसके पेरेंट्स की जगह होता ना तो तुम्हारे अच्छे से धुलाई करता। तो वो उससे कहता है कि मैं मूवी को लेकर होंगजो के साथ काम करने वाला हूँ। वो कहता है कि क्या वो इसके लिए रेडी होगी? वो कहता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो मुझे मना नहीं कर सकती। और यहाँ होंगजो अभी भी सोच सोच के परेशान हो रही थी, और वहाँ अंकल होयंग पर चिल्ला रहे थे कि तुम्हें पता नहीं कि ये सोफा और कारपेट कितनी महंगी है, तुमने इसमें कॉफी गिरा दी। तब वो बताता है कि जब मैं हाई स्कूल में था तो मैंने जूनो की बुक मंगवाने के लिए बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन लेटर लिखा था। यहाँ हम हाई स्कूल का सीन देखते हैं। होयंग ने मैथ्स ओलंपियाड में मेडल जीता था, तो उसे सोल यूनिवर्सिटी से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो टीचर उसे कहते हैं कि तुम हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करोगे तो अच्छे से इंटरव्यू देना। फिर वो जाने लगता है तो उसे बुलेटिन बोर्ड पर होंगजो की पिक्चर दिखाई देती है, उसे वो अपने पास रख लेता है। अब जैसे ही वो गेट से बाहर निकलता है, अचानक से एक बैग उसके आगे आकर गिरता है, और वहीं झाड़ियों से एक लड़की बाहर आती है। उसे देखकर तो वो डर के मारे नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। पर वो तो होंगजो थी। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है। वो कहने लगती है कि मैं बीमार हूँ इसलिए घर जा रही हूँ, लेकिन उसको देखकर तो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था। तो उसे घूरने लगता है। तो वो उसे पूछती है कि तुम अपना बताओ, तुम क्लास में क्यों नहीं हो, कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि मैं तो यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू है ना मैथ्स ओलंपियाड का। ये सुनकर तो वो थोड़ा चुप जाती है, फिर अपना बैग छीनकर निकलने लगती है, लेकिन उसे धमकाती है कि अगर तुमने किसी को बताया ना मेरे बारे में तो तुम्हें मार डालूंगी। तब होयंग वॉच में टाइम देखता है कि अभी तो इंटरव्यू में टाइम है, इसलिए वो होंगजो के पीछे पीछे निकल जाता है। वो भी बस में कहीं जा रही थी। उसके पास जूनो के लिए गिफ्ट था जिसमें एक कार्ड और काफी सारे सामान रखे हुए थे। इसे देखकर तो वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, और होयंग भी उसी बस में था जो उसे देख रहा था। पर होंगजो को पता ही नहीं था। होयंग को उसकी मॉम के कॉल्स और मैसेज भी आए हुए थे कि तुम कहाँ हो, ठीक तो हो ना, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं देता। फिर जल्दी से स्टॉप पर उतरकर टिकट बूथ पर पता करने जाता है कि सोल के लिए पहली बस कब निकलेगी। अब बस आने में 20 मिनट का टाइम था कि इतने में होंगजो से देख लेती। कहती है कि मुझे नहीं पता था कि सोल यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, तुम तो वहाँ जा रहे थे ना, तो यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं गलत बस में बैठ गया था, और उससे पूछता है कि तुम्हारा घर यहाँ पर है क्या? पर वो कुछ बोलती ही नहीं। तो वो स्कूल के नंबर पर कॉल करने की धमकी देता है। तो वो उसे रोकती है और कहती है कि हम दोनों अभी एक ही नाव में सवार हैं, तो तुम अपना एंजॉय करो और मैं अपना एंजॉय करती हूँ। फिर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि दोनों एक ही बस में कहीं जा रहे थे। तो होंगजो से कहती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? वो कहता है मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें फॉलो क्यों कर रहा हूँ। अब वैसे तो होंगजो को गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसे स्टॉप आता है तो उससे कहते हैं कि तुम मुझे फॉलो कर रहे थे ना, तो उतरना नहीं क्या? उसके बाद दोनों यहाँ पर उतर जाते हैं। रास्ते में जाते हुए होयंग उससे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो कहती है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, इसलिए बस चलते रहो। और फिर चलते चलते वो एक आर्मी बेस कैंप के पास पहुंच जाते हैं।
वहाँ पहुंचते ही होंग जो पहले तो अपने बाल खोलती है, फिर हेयर पिन लगाकर देखने लगती है कि मैं ठीक तो लग रही हूँ ना, फिर आगे जाने लगती है। तो उसे रोकता है, कहता है कि क्या तुम यहाँ पर किसी से मिलने आई? वो कहती नहीं तो, मैं यहाँ किसी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने आई हूँ। लेकिन वो बहुत नर्वस हो रही थी, फिर कहने लगती है कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। फिर खुद से कहती है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि होयंग ने अंकल को भी ये सब बता दिया था। वो कहते हैं कि तुम जूनहो को देखने के लिए मिलिट्री बेस में गए थे, पर तुम होंगजो के साथ क्यों गए थे? फिर वो समझ आते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं, क्या तुम हाईजी को पसंद नहीं करते? इसका मतलब होंगजो तुम्हारा पहला प्यार है। वो तो इतना ज्यादा सरप्राइज होते हैं कि कुछ समझ ही नहीं पाते। लेकिन जूनो के बारे में सोच सोचकर तो होयंग का सिर फटा जा रहा था। वो कहता है कि आप प्लीज थोड़ा चुप हो जाइए, लेकिन उनसे तो चुप कहाँ रहा जा रहा था। वो तो खुद ही शॉक्ड है। वो कहते हैं कि मतलब तुमने होंगजो की वजह से यूएस जाना कैंसिल कर दिया, तभी तुम आजकल ऐसे बिहेव कर रहे थे। फिर गुस्सा करने लगते हैं कि अगर तुम्हें उससे फिर से प्यार हो गया तो क्या होगा? ये सब तुम्हारी प्लानिंग में नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम बहुत ही स्मार्ट हो और अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं होते। लेकिन कहीं तुम्हारे लिए होंगजो की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, और मुझे लगता भी नहीं है कि तुम उसके होते हुए अपना कोई काम भी कर सकते हो। वैसे भी तुम उसके टाइप के नहीं हो। ये सुनकर तो वो अंकल को घूरने लगता है। तो वो भी और उससे से कहते हैं कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, और चिल्लाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें हाईजी को दिखाया जाता है, वो अभी स्कूल में थी और ताइक भी यहाँ टीचर था। तभी एक दूसरी टीचर उससे पूछती है कि तुम्हारी डेट कैसी रही? अगर अच्छी नहीं रही तो क्या तुम मेरी भतीजी के साथ डेट पर जाना चाहोगे? उसे अभी एक अच्छी कंपनी में जॉब मिली है, वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। वो कहता है कि मुझे डाउट है कि आपकी भतीजी को मैं पसंद आऊंगा। वो कहने लगती है कि मैं अपनी भतीजी को ऐसे ही किसी लड़के के साथ डेट पर थोड़ी भेज दूंगी। तुम्हारे जैसे लड़के तो आजकल बहुत कम ही मिलते हैं। उस टाइम हाईजी भी वहीं पर थी, तो ताइक की तरफ देखकर उस टीचर से कहने लगती है कि इसके तो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है, देखो इसने तो मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, जबकि वो तो उसे ही देख रहा था। तो वो कहते हैं कि मेरी जो भतीजी है ना, वो तुमसे यंग है और तुमसे ज्यादा खूबसूरत है, तो इसे जरूर पसंद आएगी। लेकिन हाईजी तो ये सब होंगजो की वजह से कह रही थी कि कहीं ये किसी और के साथ डेट पर ना चले जाए, इसलिए उससे बात करने के लिए बाहर बुलाती है और फिर साइड में ले जाकर कहती है कि मुझे वो सब नहीं कहना था, पर मैं चाहती हूँ कि तुम होंगजो को डेट पर फिर से लेकर जाओ। वो मेरी फ्रेंड है इसलिए नहीं, वो बहुत अच्छी है और खूबसूरत भी है, तो तुम्हें भी वो जरूर पसंद आएगी। वो कहता है कि उसने तो मुझसे कहा था कि उसे डेटिंग में इंटरेस्ट नहीं है। वो कहने लगते हैं कि उसने सोचा कि तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम दोनों को ही गलतफहमी हो गई थी, इसीलिए उससे बात कर लेना। लेकिन असल में ताइक को तो वो पसंद थी। और वो जैसे ये बात बोलने वाला होता है कि तब तक बेल बजाती है, तो वो ये कहकर चली जाती है कि तुम किसी और के साथ डेट पर मत जाना, और इस टीचर की भतीजी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनकी फैमिली बहुत ही अजीब है। फिर हम अंकल बेग को देखते हैं, उन्हें होयंग की मॉम का कॉल आता है। वहीं ऑफिस में 2 एम्प्लॉयज होयंग को देखकर बातें कर रहे थे कि ये बहुत ही स्मार्ट है, इन्होंने जो डाटा दिया था उसमें एक भी गड़बड़ नहीं मिली, ये सच में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। तभी एक दूसरा एम्प्लॉय आता है, कहता है कि मुझे पता है इनके दिमाग में काम के अलावा कुछ भी नहीं होता, जबकि वो तो अभी होंगजो और जूनो के बारे में सोच रहा था, उनके नाम लिख रहा था। इतने में अंकल उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं, तुम प्रमोट हो गए हो, तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम तुरंत ही वापस हेड ऑफिस आ जाओ। पर वो कहता है कि मैं उनसे बात कर लूंगा, और फिर जाने लगता है। वो कंपनी के बाहर आ गया था, तब होंगजो इसके पीछे ही आ रही थी। अब जैसे वो उसे देखती है तो आवाज देने वाली होती है, लेकिन रुक जाती है और याद करती है कि इसने मेरी कितनी हेल्प की थी, और हमने कहा था कि हम आज के दिन को भूल जाएंगे। लेकिन होयंग उसे देख लेता है, वो तो बच के निकलने की कोशिश में थी, पर वो उसकी तरफ मुड़ता है तो वो भी दिखाती है कि जैसे उसने अभी अभी उसे देखा होगा। फिर बात करने के लिए उसके पास आ जाती है, दोनों काम को लेकर बातें करने लगते हैं। तब होंगजो की नजर एक चिकन शॉप पे पड़ती है, तो वो कहती है कि क्या तुम फ्राइड चिकन खाना चाहोगे? इसके बाद वो साथ में रेस्टोरेंट चले जाते हैं। होयंग तो खुश था कि वो दोनों साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन उसने तो हाईजी को भी यहाँ बुला लिया था और उसे ये भी बता दिया था कि ये अंकल का भतीजा है। वो तो बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है, कहने लगती है कि शायद हम दोनों की किस्मत में मिलना ही लिखा था। फिर पूछती है कि तुम दोनों कहाँ पर मिले? वह कहता है कि हम काम के बाद मिले, कोई चुपचाप से मुझे फॉलो कर रहा था। होंगजो कहती है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रही थी, तो मेरे आगे आगे चल रहे थे। वो कहता है कि मतलब मैंने तुम्हें बचाया तो तुम मुझे इग्नोर कर रही थी। हाईजी पूछती है क्या मतलब तुमने सोचा? अब होयंग उसे बताने वाला होता है, लेकिन होंगजो टेबल के नीचे से उसे लात मार देती है कि कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और कहने लगती है कि सॉरी मेरे पैर लंबे हैं तो तुम्हें लग गया। वो कहता है कि तुम इतने सालों में भी बिल्कुल नहीं बदली हो, अभी भी वैसे ही अनजान और बेवकूफ हो। पर उसे ये बात बुरी लग जाती है। वो कहने लगती है कि तुम मुझे मेरे फेस पर ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैंने तुम्हें घुमाया, तुम्हारी फोटो खींची, तुम्हें चिकन खिलाया और तुम्हारे और हाईजी के साथ में डेट फिक्स की। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मुझे बेवकूफ बोल रहे हो। उसे तो बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन होयंग तो कुछ कह ही नहीं रहा था। तब हाईजी उसका गुस्सा शांत करने के लिए बियर मंगाती है, लेकिन वो उसके लिए भी मना कर देती है। कहती है कि हमने कहा था कि हम मंडे को नहीं पीएंगे, तो तुम मेरे बिना पी लेना। फिर बाय करके चली जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी होयंग कुछ नहीं बोल रहा था, बस होंगजो को जाते हुए देख रहा था। तो हाईजी समझ जाती है, उससे पूछती है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो? वो फिर भी कुछ नहीं बोलता, तो उसे पूरा यकीन हो जाता है। फिर कहती है कि क्या उसे ये पता है? तभी वो कुछ नहीं बोलता। होंगजो भी अभी गई नहीं थी, वो बाहर से उन्हें देख रही थी। तब होयंग को देखकर कहती है कि तुम्हारी किस्मत आज अच्छी है, वो तो हाईजी तुम्हें पसंद करती है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, और फिर चुपचाप चली जाती है। अब यहाँ ये ड्रिंक कर रहे थे, तो होयंग उसे सॉरी कहता है कि वो उसे पसंद नहीं करता। वो कहती है कि तुम अपने फीलिंग्स के लिए सॉरी क्यों बोल रहे हो? फिर पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर होंगजो की वजह से आए थे? वो कहता है नहीं, ये बस बाई चांस हो गया। तो वो कहती है कि अच्छा, तुम बाई चांस अंकल के भतीजे हो, बाई चांस होंगजो के पड़ोसी हो, कल भी उससे बाई चांस मिल गए और आज भी, है ना, सब कुछ कितना बाई चांस हो गया। वो हंसने लगता है, तो वो भी स्माइल करते हुए कहने लगती है कि इसका मतलब ये सब स्कूल से चल रहा था, तुम तब से ही उसे पसंद करते थे। वहाँ होंगजो सेंग के पास जाती है, उसे कुछ टेस्टी बनाने को बोलती है, लेकिन वो अपसेट लग रही थी। तो वो पूछता है कि कुछ हुआ है क्या? तुम्हें तो हाईजी के पास जाना चाहिए।
वो बताती है कि वो अभी अपने पहले प्यार के साथ फ्राइड चिकन खा रही है। वो चौंक जाता है कि क्या वो वेयन के साथ है, और इधर हाईजी सच जाने के बाद सरप्राइज भी थी और थोड़ा अपसेट भी। तो और बियर मंगाती है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। वो कहती है कि जब तुम मुझे डेट नहीं कर सकते तो मेरे लिए अच्छे बनने की कोशिश मत करो। वो बेचारा तो चुप ही हो जाता है। फिर वो पूछती है कि क्या तुम यही रुकोगे या फिर वापस जाओगे। वो कहता है कि वापस जाऊंगा। हाईजी कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम सीरियस हो उसके लिए, लेकिन तुम तो मेरे जैसे हो। चलो देखते हैं कि अब क्या होता है। फिर कहती है कि तुम्हें पता है होंगजू के स्पीड डायल में किसका नंबर है? मेरा, क्योंकि मैं उसकी गार्डियन हूँ, तो तुम मेरी जगह नहीं ले सकते। इसके बाद उसे खाने को बोलती है और खुद चली जाती है। वहाँ होंगजू ड्रिंक कर रही थी क्योंकि उसे वैसे ही गुस्सा आ रहा था। तब वो सैन को बताती है कि मैं एक मूवी पर काम कर रही हूँ। वो कहता है कि तुम्हें वो करना चाहिए, तो उसे मना नहीं कर सकती, और तुम यही तो चाहती थी। लेकिन फिर बताती है कि वो नॉवेल जूनू की है। तो ये सुनकर तो वो कहने लगता है कि उसे तुरंत ही मना कर दो, तुम ये काम नहीं कर सकती। तब वो कहती है कि मैं 10 साल से इस दिन का इंतजार कर रही थी कि मैं मेन प्रोड्यूसर बनूं, तो मुझे ये करना चाहिए। वो कहता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम उसके साथ काम करोगी? मैं हाईजी को बता दूंगा। वो कहती है कि अगर तुमने उसे बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। वहाँ होयंग घर पहुंचता है तो उसे उसकी माँ का कॉल आ रहा था, लेकिन वो रिसीव नहीं करता। फिर वो मैसेज करती है कि तुम वापस कब आ रहे हो, पर वो तब भी कोई रिप्लाई नहीं करता। इधर होंगजू भी घर आ गई थी, तो होयंग के रूम की लाइट्स को ऑफ देखकर सोचती है कि क्या वो अब तक वापस नहीं आया। वो हाईजी को कॉल करने लगती है, पर फिर रुक जाती है और सोचती है कि उनको साथ में अकेला छोड़ देना चाहिए। और फिर होयंग के घर की तरफ देखकर उससे कहने लगती है कि मैं तुम दोनों को मिलाने के लिए बहुत कुछ किया है, मैं उसे कितना कुछ बताना चाहती थी, पर तुम्हारी वजह से नहीं बता पाई। फिर वो अपने घर आ जाती है। घर पर आकर वो एक बॉक्स खोलती है जिसमें कि उसका सामान रखा हुआ था। एक नोटबुक थी जिसमें जूनो के आर्टिकल्स थे, और साथ ही जूनो की वो नोवेल भी थी। तो वो याद करती है कि जब वो पहली बार पीटर्स पैन में इंटरव्यू के लिए गई थी, तो बॉस को उसका प्रपोजल बहुत पसंद आया था। वो उसने इसी बुक पर बनाया था। वो उसकी तारीफ करने लगती है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसकी तो कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो कहने लगती है कि बिना क्वालिफिकेशन के तुमने यहाँ अप्लाई कैसे किया? तुमने पीटर्स पैन को क्या समझा है? हम ऐसे हर किसी को नहीं लेते। मुझे कहती है कि आपने तो कहा था कि आपको वो लोग चाहिए जिन्हें सिर्फ एनिमे मूवी पसंद हो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपके लिए मैटर नहीं करती। वो कहते हैं कि मेरा मतलब था कि जिन्हें एनिमे पसंद होता है उनके पास कुछ एक्सपर्ट नॉलेज होती है, उन्हें इस बारे में पता होता है कि वो किस तरह की मूवी को प्रोड्यूस करेंगे, तो ये सब तुम्हारे मतलब का नहीं है। फिर उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन वो कहती है कि आप जो भी कहोगी मैं वो काम करूंगी, मैं सीखूंगी और फिर कोशिश करूंगी। मैंने रात भर इस प्रपोजल के लिए बहुत मेहनत की है, और ये मैंने पहली बार अपनी लाइफ में किया है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे लोग हमारी मूवी को पसंद करें और मेरे जैसा सपना देखें। आपसे मिलने के बाद तो मुझे लगता है कि मुझे यही आना चाहिए, मैं यही पर काम करना चाहती हूँ। उसकी बातों से मिस बे इम्प्रेस होती है। वो पूछती है कि तुम्हें इसे बनाने में मजा आया? तो कहते हैं कि हाँ, इतना कि सुबह से रात हो गई लेकिन मुझे पता तक नहीं चला। अब प्रेजेंट में रात भर उस नोवेल के बारे में सोचने के बाद अगले सुबह वो ऑफिस जाती है और बॉस से कहती है कि मैं इस पर काम करूंगी, अगर मैं अभी इसे नहीं करूंगी तो मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। तो वो कहती है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे इमोशंस बीच में आएंगे तो मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट से हटा दूंगी। वो भी कहती है ठीक है। फिर हम होयंग को देखते हैं। आज वो वापस यूएस जा रहा था, तो अंकल कहते हैं कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ, पर वो मना करता है। बोलता है कि स्टाफ को मेरी तरफ से बाय कर देना और उनसे कहना कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो पूछते हैं कि तुम होंगजू से मिले? वो कहते हैं नहीं, उसे पता है कि मैं जा रहा हूँ, और वैसे भी हम जब भी मिलते हैं वो हमेशा गुड बाय करती है, वो अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। फिर वो टैक्सी में बैठकर निकल जाता है। दूसरी तरफ हाईजी स्कूल में थी, उसे होंगजू का मैसेज आता है कि तुम्हारी फ्राइड चिकन डेट कैसी रही, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं देती। होंगजू से मैसेज की जा रही थी पर वो कुछ बोलती ही नहीं, इसलिए वो उसे कॉल करने लगती है, तो वो उठाती नहीं क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। वहीं ताइक भी बच्चों को गेम्स खिला रहा था, तो हाईजी को अकेले देखकर उसके पास जाने लगता है, लेकिन जैसे वो देखती है तो रास्ता बदल लेता है। पर वो उसका नाम लेकर उसे हाई करती है, तो वो उसके पास जाता है। हाईजी कहती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? वो हाँ बोलता है। तो वो कहती है कि अगर तुम्हारा पहला प्यार तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को पसंद करता है तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो कहता है कि अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी फ्रेंड को कोई प्यार करने वाला मिला, मैं उसे कांग्रेचुलेट करूंगा, लेकिन मेरा पहला प्यार तो अगले साल 60 साल का हो जाएगा। ये सुनकर तो वो हंसने लगती है, पर उसे ऐसे हंसता हुआ देखकर वो भी खुश होने लगता है। तब उससे पूछती है कि तुमने उन टीचर के भतीजे के साथ ब्लाइंड डेट कैसे कर दी? वो कहता है हाँ। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं भी जाकर उससे बात करती हूँ, और मैं तुम्हें होंगजू को डेट करने के लिए बोला था ना, तो उसे भूल जाओ। फिर चली जाती है, लेकिन वो बेचारा तो अभी भी अपने दिल की बात कहने से रह जाता है। इधर होयंग एयरपोर्ट के रास्ते में था, तभी उसे सैन का ध्यान आता है, क्योंकि उसने कहा था कि अगली बार जाओगे तो बिना गुड बाय के मत जाना। वो उससे कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। फिर सोचता है कि शायद मैं इस बार भी अपना प्रॉमिस तोड़ रहा हूँ। यहाँ हम फिर पास्ट का सीन देखते हैं। जब होंगजू जूनो से मिलने गई थी, तब एक सोल्जर से जूनो के बारे में पूछती है और बताती है कि वो कंपनी 1 में है, पर वो कहता है कि यहाँ पर कंपनी 1 नहीं है। तब वो उसे लेटर दिखाकर कहती है कि ये मुझे यहीं से आया है, मैंने लास्ट वीक तक इसी एड्रेस पर लेटर भेजे हैं। तो सोल्जर कहता है कि मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। इसके बाद वो वापस आकर एक जगह बैठ जाते हैं। शाम हो गई थी। होयंग को तो उसकी माँ और अंकल के मैसेज आए हुए थे। फिर वो होंगजू की फोटो देखकर सोचने लगता है कि मैं पागल हो गया था, मुझे इसके पीछे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तब उससे कहता है कि चलो अब चलते हैं, वापस जाने के लिए लास्ट बस रह गई है, अगर हमने इसे छोड़ दिया तो हमें पैदल जाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि मुझे जाने से पहले नूडल्स खाना है, इसलिए वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है। तब एक लेडी उन्हें खाना सर्व करती है और पूछती है कि तुम यहाँ के नहीं लग रहे हो। होंगजू बताती है कि हम किसी से मिलने आए थे पर मिल नहीं पाए। वो कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा। फिर बोलती है कि ये नूडल्स थोड़े स्पाइसी है, इसलिए पानी पीते रहना। लेकिन होंगजू खाना शुरू बाद में करती है, रोने पहले लग जाती है। बहाना बनाती है कि ये बहुत स्पाइसी है, जबकि वो तो जूनो के लिए रो रही थी।
होयंग भी उसे देखकर चौंक जाता है तो वो पानी डालने के लिए कहता है, लेकिन वो मना करती है कि नहीं, इससे इसका टेस्ट खराब हो जाएगा, और फिर जल्दी जल्दी खाने लगती है। वो कहता है कि आराम से खाओ, अभी जाने में टाइम है। तब वो कहते हैं कि मैं नहीं जाने वाली, तुम मेरे बिना चले जाना। उसे अपनी फीलिंग्स बताए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। वो समझाने लगता है कि तुम्हें तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ है, पर वो सुनती नहीं है, बस कहती है कि मैं उसे ढूंढूंगी और उसे सब कुछ कहूंगी। मुझे सफोकेशन फील हो रहा है, अगर मैंने उसे बताया नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगी। ये सुनकर तो वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकती। वो पूछती है क्यों, तो वो कहने वाला होता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पर फिर ये कहता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा कि तुम एक सोल्जर को डेट कर रही हो। तो वो गुस्से में उसके सर पे चम्मच मारती है कि तुम मेरी रिपोर्ट करोगे। वो बस रोए ही जा रही थी, तो वो उसे चुप कराने के लिए कहता है कि क्या तुम आइसक्रीम खाओगी या चॉकलेट खाओगी, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं थी। फिर वो कहता है कि ठीक है, फिर एक बार हम वापस वहाँ जाते हैं। ये सुनकर तो वो एकदम से चुप हो जाती है। इसके बाद ये फिर से मिलिट्री बेस पे पहुंच जाते हैं। इस बार होयंग सोल्जर से पूछता है तो वो इतना बताता है कि कंपनी 1 तो यहाँ से जा चुकी है, लेकिन कहाँ गई है इसे मिलिट्री सीक्रेट कहकर बताने से मना कर देता है। ये सुनकर तो होंग जो फिर से अपसेट हो जाती है, इसलिए होयंग सोल्जर से कहता है कि फिर आप उसे ये गिफ्ट दे देना, पर वो मना करता है कि हम ये काम थोड़ी करते हैं। तो वो कहता है कि फिर आप हमें उसका एड्रेस दे दो, हम खुद ही दे देंगे। थोड़ी देर वो सोचने लग जाता है, फिर बताता है कि उस कंपनी को बॉर्डर जोन में भेज दिया गया है और 6 महीने तक उनसे कोई नहीं मिल सकता। ये सुनकर तो होंग जो और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है। फिर ये वापस जाने के लिए निकलने लगते हैं, तो होयंग होंग जो को जल्दी चलने के लिए कह रहा था कि कहीं लास्ट बस्ती मिस ना हो जाए। तब वो ये सोच रहा था कि जूरो को तो पता था कि अब वो इससे 6 महीने तक नहीं मिल पाएगा। वो लेटर भेजकर इसे बताना तो चाहिए था। इतने में उनकी बस भी आने लगती है, तो वो बस पकड़ने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन होंगजू गिर जाती है। ऐसे में होयंग बस छोड़कर उसके पास आता है, बस भी निकल जाती है। तब होंगजू उस पर गुस्सा करने लगती है कि तूने बस पकड़ी क्यों नहीं। वो कहता है कि तुम गिर रही थी। वो कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा जाना ज्यादा जरूरी है, तो अब बताओ हम वापस कैसे जाएंगे। वो कहता है कि हम यहीं पर सोएंगे। ये सुनकर तो वो चिल्लाने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी। वो कहता है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, हम अलग अलग रूम में सोएंगे। फिर हम प्रेजेंट का सीन दिखते हैं। होयंग की गाड़ी के आगे अचानक से दूसरी गाड़ी आ जाती है। ऐसे में वो अपनी इन यादों से बाहर आता है। तभी उसे हाइची का कॉल आता है ये बताने के लिए कि होंगजू का एक्सीडेंट हो गया है, पर वो अभी स्कूल में किसी काम से फंसी हुई थी, इसलिए उसके पास नहीं जा सकती थी। तो होयंग को उसके पास जाने को बोलती है। अब ये सुनते ही वो टैक्सी ड्राइवर को हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो सीधा अंदर चला जाता है, जबकि उसका लगेज तो टैक्सी में ही रह गया था। वो जल्दी से होंगजू के पास जाता है। वो अभी भी बेहोश थी। इतने में डॉक्टर आती है और कहती है कि क्या तुम इसके गार्डियन हो। तब वो कहता है हाँ। तब होंगजू अपना पास्ट याद करती है कि जब वो छोटी थी तब उसने अपनी आंटी और अंकल को बात करते हुए सुनिया था। वो उसे उसके डैड या फिर अनाथालय भेजने की बात कर रहे थे, क्योंकि अब उसकी आंटी प्रेग्नेंट हो गई थी। उनकी बातें सुनने के बाद वो चुपचाप अपने रूम में आती है। वो सैड थी, लेकिन कार्टून देखकर खुद को खुश करने की कोशिश कर रही थी। फिर स्कूल के टाइम में भी एक दिन उसे बहुत तेज बुखार था, तो स्कूल नर्स उसे डॉक्टर के पास जाने को बोलती है, लेकिन वो ये कहकर वहीं लेट जाती है कि मुझे यहाँ पर घर से ज्यादा अच्छा फील होता है। तब नर्स वही एक और स्टूडेंट को भी पूछती है कि तुम अभी नहीं जा रहे हो ना, तो थोड़ी देर यहीं लेट जाओ। और फिर बाद में होंगजू की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है, तो वो नर्स से पानी मांगती है। तभी कोई उसे पानी देने लगता है। वो भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है। इतने में उसकी नींद खुल जाती है और होयंग उसका हाथ पकड़े उसके सामने था। वो उसे बताता है कि तुम अभी हॉस्पिटल में हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था ना। अब पहले तो होंगजू उससे अपना हाथ छुड़ाती है, फिर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो तो डॉक्टर को बुलाने जा रहा था, लेकिन वो उसे रोक देती है। कहती है कि मैं ठीक हूँ और मेरा कार से एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मैं उससे बचने के चक्कर में गिर गई, लेकिन इन्होंने तुम्हें इन्फॉर्म क्यों किया। पर मुझे माफ करना, तुम बिजी रहे होंगे, तुम्हें यहाँ आना पड़ा, तो अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। तो वो गुस्से में कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और मुझे जाने के लिए मत बोलो। वो कहती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, मैं तुम्हें बेकार में परेशान नहीं करना चाहती। तो वो उसका हाथ अपने दिल पर रखकर अपनी हार्ट बीट चलाता है कि क्या तुम्हें ये बेकार लगता है। वो तो उसे देखने ही लग जाती है। फिर यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि होयंग जब कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर पानी में गिर गया था, तो होंगजू से देखकर जोर जोर से हंस रही थी और उसे ऐसे हंसता हुआ देखकर वो भी खुश हो रहा था। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।